तो ये जो चमक दमक दिखाई जाती है वो 6% लोगों की है जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो 94% हमारे असंगठित क्षेत्र के हैं वो तो बुरी हालत में हैं। और यही एक परेशानी है जिसकी वजह से गांव में उनको काम नहीं मिलता है, वो शहर आ जाते हैं और शहर में किस स्थिति में रहते हैं वो आपने देखा। और फिर उनको जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि सरकार को ज़मीन चाहिए किसी एक क्रोनी को देने के लिए। तो ये जो एक परेशानी है आम व्यक्ति की, वो हमारे इसमें दिखाई नहीं पड़ती है हमारे जो डेटा में। तो एक ये जो फॉग है डेटा का, उसमें जो असंगठित क्षेत्र है उसको एक तरह से अदृश्य कर दिया है। उसका जो ना डेटा में आता है और ना उसके लिए पॉलिसी बनती है। तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें अगर आप देखें तो जो 94% लोग हैं उसमें से 45% कृषि में है और 48% बाकी जो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। तो ये जो 45% कृषि में है इनकी स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि कहने को तो बहुत है। तो अध्यक्ष महोदय, मंच पे बैठे हमारे साथी और हॉल में बैठे सभी लोग, आज की स्थिति तो प्रशांत भूषण जी ने बता ही दी है। हमको सोचना है कि जैसे उन्होंने कहा करना क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी होप है कि जनता जागरूक हो रही है और जितना जनता जागरूक होगी उतनी मूवमेंट्स क्रिएट होंगी और मूवमेंट्स ही बदलाव लाती हैं, बिना मूवमेंट्स के बदलाव नहीं आता है। तो सवाल ये उठता है कि आज ये डेमोक्रेटिक राइट्स और सेकुलरिज्म पे ये अटैक क्यों हो रहा है। ये मेरा मानना है कि ये एक तरह से डाइवर्जनरी मूव है कि जनता का जो सोच है उसको एक बदल दो, क्योंकि एक फॉग क्रिएट किया गया है डेटा के आधार। डेटा क्या कहता है? सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। वो कहते हैं कि हम तो 6.5-7% पे बढ़ रहे हैं, हम तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 2047 तक। तो एक जनता के सामने एक सपना एक क्रिएट किया गया है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और जो हम कर रहे हैं उसी रास्ते से ये सब ठीक हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत मेरा मानना है कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा तबका है जो असंगठित क्षेत्र जिसको मैं कहता हूँ। ये असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं और जो संगठित क्षेत्र है उसमें 6% लोग काम करते हैं। तो ये जो चमक दमक दिखाई जाती है वो 6% लोगों की है जो कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो 94% हमारे असंगठित क्षेत्र के हैं वो तो बुरी हालत में है। और यही एक परेशानी है जिसकी वजह से गांव में उनको काम नहीं मिलता है, वो शहर आ जाते हैं और शहर में किस स्थिति में रहते हैं वो आपने देखा। और फिर उनको जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि सरकार को ज़मीन चाहिए किसी एक क्रोनी को देने के लिए। तो ये जो एक परेशानी है आम व्यक्ति की, वो हमारे इसमें दिखाई नहीं पड़ती है हमारे जो डेटा में। तो एक ये जो फॉग है डेटा का, उसमें जो असंगठित क्षेत्र है उसको एक तरह से अदृश्य कर दिया है। उसका जो ना डेटा में आता है और ना उसके लिए पॉलिसी बनती है। तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसमें अगर आप देखें तो जो 94% लोग हैं उसमें से 45% कृषि में है और 48% बाकी जो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। तो ये जो 45% कृषि में है इनकी स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि जो पिछला जो सर्वे हुआ था 2017 का, उसमें बताया था कि एक आम कृषक कृषि से 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। तो 27 रुपए प्रतिदिन का मतलब है कि वो गरीबी की रेखा के आसपास है या गरीबी की रेखा से नीचे है। यानी कि अगर इतना बड़ा तबका जो कृषि में है वो गरीबी की रेखा के आसपास है, गरीबी की रेखा के नीचे है, तो उसकी परेशानी हम समझ सकते हैं। दूसरा, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जो कृषि से बाहर काम करता है, तो सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया, क्योंकि जब हमने देखा पैंडेमिक के दौरान बड़ी मात्रा में शहर से गांव की तरफ पलायन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल सेटअप किया, उसमें 31 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया और शुरू में उन्होंने बताया 90% कहते हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं। अब ये जो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं ये तो गरीबी की रेखा के नीचे है, लेकिन सरकार का एक प्रचार है कि हमने गरीबी कम कर दी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे ले आए। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे का जो डेटा आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 2015-16 के डेटा को 2019-19-21 के डेटा से कंपेयर करते हैं। पहली बात तो यही गलत है,
कि आप 1 साल के डेटा को 2 साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरा बात, जो 19 से 21 का डेटा है, उसमें आप देखें तो 2020-21 में तो पैंडेमिक था। सबने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेजेस बंद थे, तो शिक्षा का हर्ष हुआ। स्वास्थ्य में जबरदस्त परेशानी आई, लोगों की जब कितनी मौत हुई, अस्पताल के बाहर लोग मर गए वगैरह वगैरह। और आपने देखा कि स्वास्थ्य में जो डेथ हुई वो अंडर रिपोर्टेड, जो लैंडसेट और बाकी ने बताया कि डेथ जितनी हुई, तो स्वास्थ्य में भी गिरावट हुई और इनकम में भी गिरावट हुई। तो किस प्रकार से जब बेहतरी हुई, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, और ना ही आमदनी में, तीनों में हर्ष हुआ, तो गरीबी कैसे कम हो गई? चलिए वो भी मान लेते हैं, पर गरीबी की परिभाषा ही नहीं हमने दी। 2004 के बाद, तेंदुलकर कमेटी के बाद, हमने ये नहीं बताया कि आज गरीबी की क्या जो है परिभाषा होनी चाहिए। तो गरीबी की परिभाषा तो बदलती रहती है। जो 1960 की गरीबी है वो 1980 की गरीबी नहीं है, जो 1980 की गरीबी है वो 2004 की नहीं है, और जो 2004 की वो आज 2026 की नहीं है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि गरीबी को आपको परिभाषित करना पड़ेगा किस प्रकार से, जो सोशल नेसेसरी मिनिमम कंजम्पशन है, मतलब कि जो न्यूनतम कंजम्पशन आज के समाज में होना चाहिए, उसके हिसाब से गरीबी की रेखा होनी चाहिए। और इसीलिए ये समय समय पर बदलती रहती है और जगह जगह पे बदलती रहती है। तो अगर आप लद्दाख में देखें, तो लद्दाख में एक व्यक्ति को एक जाड़ा सर्वाइव करने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो जब मर जाएगा एक ही। तो इसलिए वो जो परिभाषा वहां पे लद्दाख में होगी, वो प्लेन्स में तो एक मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस है। और अगर आप तमिलनाडु में देखें, तो तमिलनाडु में आप एक छप्पर के नीचे वेष्टी पहन के और केला खा के आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो गरीबी की परिभाषा जो तमिलनाडु में होगी, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में होगी, और जो लद्दाख में होगी, वो अलग हो, वो वही नहीं हो सकती। तो हमने कोई नई परिभाषा नहीं दी, और अगर नई परिभाषा नहीं दी है तो क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड बैंक की जो लाइन है, पॉवर्टी लाइन, उसके हिसाब से हम चलें तो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन पहले $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, फिर $2.15, और आज $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो जो $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, इसके अनुसार एक 5 लोगों का परिवार में कम से कम आपकी 44,000 रुपए की आमदनी होनी चाहिए। अब 44,000 की आमदनी जब परिवार की होनी चाहिए, और जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्र के बेहतर लोग हैं, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बता रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम जो असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है, वो गरीबी की रेखा के कितना नीचे है। और इसी तरह दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही दिखाया कि 98% लोग 50,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, और 90% लोग 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो वो भी गरीबी की रेखा के आसपास में। तो मेरा मानना है कि आज देश में 90% लोग गरीब हैं या गरीबी की रेखा के आसपास हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हमने तो 3%, 4% पे गरीबी को ला दिया है। तो ये एक बड़ा जो है खिलवाड़ है कि गरीबी कम कर दी, अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, उसको हमने अदृश्य कर दिया है डेटा में, और अदृश्य कर दिया है पॉलिसी में। और यही एक देश की बहुत कमजोरी है, क्योंकि जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र होगा, तो उस संगठित क्षेत्र को भी कमजोर कर देता है। क्योंकि संगठित क्षेत्र का व्यक्ति वो नहीं चाहता कि उसका काम छूटे और वो असंगठित क्षेत्र में आ जाए। तो जो हमारे कहते हैं कि एक तरह से लेबर एरिस्टोक्रेसी, जो हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, वो असंगठित को संगठित नहीं कर पाता है। और क्योंकि वो संगठित नहीं कर पाता है, उससे जो संगठित लेबर है वो भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो अपनी डिमांड पूरी तरह से रख नहीं पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये आर्थिक जो एक मोर्चा है, ये आर्थिक मोर्चा जहाँ पे बेरोजगारी है, जहाँ पे गरीबी है, उसको हमें जूझना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम तरह तरह से कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसका असर नहीं होगा। और जैसे आपने देखा, प्रशांत जी ने बताया कि आज हमारे इलेक्शंस में कितनी धांधली होती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा आता है पार्टीज के पास, वो जो गिवन होता है कि आपने 90 लाख रुपए खर्च करना है, उससे बेतहाशा ज्यादा पैसा खर्च होता है। मैंने 1998 के इलेक्शन का स्टडी किया था। तो उस समय 14 जो एमपीज थे जो जीत के आए, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। मैंने जब उनसे डेटा लिया, तो उन्होंने अपना डेटा जब बताया, तो उन्होंने बताया कि जब 15 लाख की लिमिट थी, तो एवरेज में उन्होंने, जो 14 थे, उन्होंने 1.28 करोड़, यानी 8 गुना ज्यादा खर्च किया था। अगर यही अनुपात आज भी है, तो हर एक एमपी कम से कम जो 1 करोड़ की लिमिट है, वो 8 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? वो काले काले धन जो आता है,
वो कौन देता है? बड़े बिजनेसमैन देते हैं, लोकल बिजनेसमैन देते हैं, करप्ट आपके जो ब्यूरोक्रेसी में है, करप्ट जजेस हैं, करप्ट पुलिस वाले हैं। ये उन्होंने मुझे बताया, जो 14 एमपीज ने, कि यहाँ से हमें पैसा आता है। तो एक तिगड़ी बन जाती है। ये तिगड़ी कौन है? एक करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव। ये जो तिगड़ी है, ये काले धन की अर्थव्यवस्था को चलाती है और यही पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। ये चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी है, ये तिगड़ी ही कंट्रोल करती है। और यही एक कमजोरी है हमारी डेमोक्रेसी की, क्योंकि ऑपोजिशन भी उसी में मिली हुई है और हमारी रूलिंग पार्टी भी उसी में मिली हुई है। तो ये जो एक परेशानी है कि हमारी डेमोक्रेसी कमजोर होना, तृणमूल पार्टी हारी और तुरंत उसके लोग शिफ्ट कर गए। आपने देखा एनसीपी में टूट हुई, शिवसेना में, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास फाइलें हैं, वो हर एक को डरा देती है, हर एक जो हमारे ऑपोजिशन को कंट्रोल में कर लेती है। तो जब पॉलिटिकल ऑपोजिशन कंट्रोल में आ जाता है तो उससे फिर जो मूवमेंट होनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं होती है जो होनी चाहिए। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि मूवमेंट की बहुत जरूरत है, वो मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कॉम्प्रोमाइज हैं। मीडिया की भी बात प्रशांत जी ने कही। मीडिया आज एक बिजनेस है। मीडिया हाउसेज तरह तरह के बिजनेस चलाते हैं और इसीलिए उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। उनको एडवर्टाइजिंग तो मिलती ही है, लेकिन उनके ऊपर थ्रेट भी होती है कि आपके बाकी बिजनेसेस पे कंट्रोल जाएगा। आज जो बहुत जो टेलीविजन चैनल के जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो एक तरह से गो इन बिटवीन है, बिटवीन जो बिजनेस है और जो सरकार है। तो मीडिया पे भी कंट्रोल है उनका, उनका पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कंट्रोल हो गया है और इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स पे कंट्रोल हो जाएगा तो वो इंस्टीट्यूशंस पे भी धीरे धीरे कंट्रोल अपना बना लेंगे। जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, उससे तो जो सत्ता पार्टी है वही अपना चला लेगी। तो इसलिए जो एक आज की समस्या है वो क्या है? मेरा मानना है कि इमरजेंसी जब से हुई है 1975 से, तो एक राइटवर्ड ड्रिफ्ट आया है सारी अर्थव्यवस्था में, सोशल प्लेन पे और पॉलिटिकल प्लेन पे। जो लेफ्ट पे थे वो लेफ्ट ऑफ सेंटर हो गए, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर थे वो सेंटर में आ गए, जो सेंटर थे वो राइट ऑफ सेंटर हो गए, जो राइट ऑफ सेंटर थे वो और राइट हो गए। तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्लेन, वो तीनों जो है एक तरफ से शिफ्ट हो गया। और इसके साथ साथ आप देखें तो एक बड़ा फिलोसॉफिकल चेंज आया है समाज में। वो फिलोसॉफिकल चेंज कहाँ से आ रहा है? वो ग्लोबल लेवल से आ रहा है, जहाँ पे कि आज बाजारीकरण समाज में हावी हो गया है। और ये जो बाजारीकरण है उसका जो क्या प्रिंसिपल्स क्या है? बाजार तो देखिए हरदम से था, लेकिन बाजारीकरण नया है। बाजारीकरण का मतलब कि बाजार के प्रिंसिपल्स आज समाज के हर इंस्टीट्यूशन में हावी हो गए हैं। तो उसका एक जो प्रिंसिपल है, मोर इज बेटर। जितना आप ज्यादा खपत करेंगे आपका वेलफेयर उतना बढ़ेगा। तो आपके कंज्यूमरिज्म कहाँ से आता है? खपत करने से। तो आज कंज्यूमरिज्म हैज बिकम द न्यू ओपियम ऑफ द मासेस। जब भी आपको जनता का जो डाइवर्ट करना है, आप कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर दो। नई कार आ जाएगी, नया टेलीविजन आ जाएगा, मिडिल क्लास का जो ये हो जाएगा, गरीब के सामने भी आप लड्डू एक कर दो। फिर इसके चलते हुए ये भी है कि आदमी एक रैशनल बीइंग है। रैशनल बीइंग, उसका काम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जहां उसको फायदा मिले वो करे। तो फायदा कहाँ मिले? गलत काम में मिले तो गलत काम करो, अगर आपको किसी और चीज में करना है तो वो काम कर लो, पर आपका फायदा होना चाहिए। इससे इंडिविजुअलाइजेशन बढ़ा है समाज में। अब हम कलेक्टिव वेलबींग की तरफ ना देख के हम इंडिविजुअल वेलबींग की तरफ देखते हैं। तो कलेक्टिविटी जब तेज होती है तभी हम रेजिस्ट करते हैं गलत काम को। जब इंडिविजुअल तेज होगा, इंडिविजुअलिज्म तेज होगा, तो उससे फिर हमारी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। हम ये देखते हैं कि भाई किस चीज से हमें फायदा है। ये सारी हमारी पॉलिटिक्स में भी घर कर गई है, ये हमारे लोगों में भी घर गई है। फिर एक और आइडिया इसमें आता है कि होमो इकोनॉमिकस, सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करता है, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी ये सब मैटर नहीं करता। तो इसके चलते हुए इक्विटी का आइडिया, वो तो सोशल है कि बराबरी होनी चाहिए, बराबरी का आइडिया तो सोशल है, पॉलिटिकल है, तो वो इकोनॉमिक नहीं है। तो इसलिए इक्विटी भी आज हमारे डिस्कशन में नहीं है। इक्वालिटी की तो बात छोड़ दीजिए। तो अगर इक्विटी भी नहीं है तो हम आपस में कैसे जब संबंध बनाएंगे? तो ये जो इंडिविजुअलाइजेशन, जबरदस्त इंडिविजुअलाइजेशन हुआ है समाज में, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस इंडिविजुअलाइजेशन का फायदा ही आज पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती हैं और फिर वो इंडिविजुअल को बरगला देती हैं। और इंडिविजुअल के सामने जो क्राइसिस आता है, वो क्राइसिस को डील करने के लिए वो कहती है कि देखो नहीं, आप जब हमारी तरफ चलो। तो आज जो यूथ है, यूथ में जो जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, जो महिलाएं हैं जिनमें जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती है। यूथ आज बेचारा मोबाइल फोन पे लगा रहता है,
मोबाइल फ़ोन पे लगे रहने से उसको काम नहीं मिलने वाला, उसको डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन होने से आज वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चला जा रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ में जा रहा है, और सब्सटेंस अब्यूज़ जाने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो आज वायलेंस घर में घुस गई है, क्योंकि जो घर में छीना झपटी हो रही है, पैसे की वो हो रही है। तो ये आप देखें जो आर्थिक जो एक परेशानी है, जिसमें बेरोजगारी ज़बरदस्त है। हम लोगों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी 2022 में, प्रशांत भूषण जी उसमें थे हमारे साथ, तो उसमें हमने दिखाया था कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास काम नहीं है या ढंग का काम नहीं है। तो ये 32 करोड़ को 146 करोड़ को सपोर्ट करना है, यानी हर एक व्यक्ति को 4.5 व्यक्ति को सपोर्ट करना है, तो उससे गरीबी बढ़ती है। अगर ये 28 करोड़ के पास भी काम होता तो 60 करोड़ को 146 करोड़ को सपोर्ट करना होता, और हर एक एक व्यक्ति को 2.4 व्यक्ति को सपोर्ट करना होता, तो उससे परिवार की खुशहाली बढ़ती। तो बेरोजगारी जो बेतहाशा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बड़ी तेजी से आ रही है, उसके चलते ये बेरोजगारी और बेतहाशा बढ़ेगी अगले साल 2 साल में। क्योंकि जो अभी तक टेक्निकल चेंज था वो फिजिकल लेबर को डिस्प्लेस करता था। आप जब जमीन बोते थे तो पहले आप जब तो मेरा कहना है कि ये जो बेरोजगारी है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि आज सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ ये देख रही है कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है उसको कहाँ से फायदा होगा। तो इसलिए मेरा मानना है जो हमारी मूवमेंट हो, उसके जो आयाम है, उसमें हमें एक ऑल्टरनेटिव की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं होगा तो फिर बिखराव हो जाएगा। तरह तरह की मूवमेंट्स उठ खड़ी होंगी, लेकिन अगर एक उसका समुचित ढांचा नहीं होगा तो बिखराव होगा, और वो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव करेंगे। तो हमको सबको मिल के ऑल्टरनेटिव की बात सोचनी चाहिए, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह का हो। धन्यवाद।